हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 4 के आगे के प्रकरणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं वैद्युत सेल से। तो आइए वैद्युत सेल पढ़ें। इस सेल को हम साधारण सेल या साधारण वोल्टीय सेल कहते हैं। दरअसल सेल जो मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं रेड एवरेडी सेल, ठीक। तो सेल एक युक्ति है जो वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर लगातार बनाए रखती है। यह सेल दो प्रकार की होती है। एक को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसका उपयोग आपने कर लिया 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, और जब वह सेल समाप्त हो गई तो फिर आप उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे आप दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। उदाहरण तो आप समझ ही गए होंगे। रेड एवरेडी मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं, 2-4 महीना तक प्रयोग करते हैं, और जब वह ख़त्म हो जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं, हम उसे दोबारा चार्ज नहीं करते। तो ऐसी सेल जिसे हम दोबारा न चार्ज कर पाएँ उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक इसी के साथ साथ अब एक दूसरी सेल है। हमारे आपके घर में इन्वर्टर है, वहाँ एक बड़ी बैटरी लगी है, 2 बड़ी बैटरी लगी है। आप देखिए, उस बैटरी को हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, डिस्चार्ज होती है, फिर हम उसे पुनः चार्ज करते हैं, फिर प्रयोग में लाते हैं, फिर डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करते हैं। माने इस प्रकार हम उस बैटरी को बार बार चार्ज करके प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसी सेल जिसे हम बार बार चार्ज करके प्रयोग में ला सकें उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो आइए हम प्राथमिक सेल की यहाँ हम चर्चा करें। दरअसल इस सेल को सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में बनाया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे हम वोल्टीय सेल, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। आजकल इसे साधारण सेल कहा जाता है, इसलिए दोनों मिलाकर हम इसे साधारण वोल्टीय सेल कह रहे हैं। अब देखिए बनती कैसे है। इसमें कांच का एक बर्तन होता है, ये ठीक, एक कांच का बना है। इसके भीतर हम हल्का गंधक का अम्ल भरे रहते हैं। गंधक का अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को हम भरे रहते हैं। इसमें धातु की 2 प्लेटें, एक प्लेट कार्बन धातु की होती है और एक जिंक की होती है।
तो धातु की हम 2 प्लेटें इसमें लगा देते हैं। यह जिंक की मान लीजिए है और यह कार्बन की। तो जिस बर्तन में ये हम सल्फ्यूरिक एसिड भरे हैं, इस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम आयनन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो वह बर्तन जिसमें आयनन अभिक्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। ध्यान दें, वोल्टमीटर और वोल्टामीटर। तो वह बर्तन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं, तथा हम पढ़े हैं कि वोल्टमीटर वैद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। अर्थात वोल्टमीटर परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का उपकरण है, जबकि वोल्टामीटर में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्लियर है वोल्टामीटर और वोल्टमीटर, क्लियर। तो यह है कांच का आपका बर्तन जो है, यहाँ ये वोल्टामीटर है। इसमें जो ये H2SO4 भरा गया है, इसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक। तो वैद्युत अपघट्य में ये गुण होता है कि इनमें जो धातु की 2 प्लेटें रखी गई हैं, इनमें से एक प्लेट को यह वैद्युत अपघट्य धनावेशित और दूसरी प्लेट को ऋणावेशित कर देता है, बना देता है। इस वैद्युत अपघट्य में गुण होता है। अब प्रश्न ये है कि कैसे बनाता है, इसी बात को हम आपको बताना चाहेंगे। ये धातु की जो 2 प्लेटें इसमें डुबोई गई हैं, रखी गई हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन प्लेटों को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक। तो आइए यहाँ हम विचार करते हैं कि आखिर यह प्लेटें कैसे धनावेशित, ऋणावेशित, एनोड, कैथोड ये कैसे बन जाती हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट इन्हें कैसे पॉजिटिव, निगेटिव, धनोद, ऋणोद बनाता है। इसके लिए आप ध्यान दें, यह जिंक और कॉपर धातु की ये जो 2 छड़ें हैं, चूंकि ये धातु की हैं, इसलिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यह जिंक से जो जिंक प्लस प्लस आयन है, यह वैद्युत अपघट्य H2SO4 में आ जाता है। और इस जिंक प्लस प्लस के आने से जो जिंक रॉड पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है, उसके कारण रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे हमारी यह जिंक रॉड ऋणावेशित होती है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यह धातु की छड़ें कैसे धनावेशित, ऋणावेशित होती हैं। फिर से सुने एक बार,
जिंक रॉड से जिंक आयन वैद्युत अपघट्य में आ जाते हैं। जिंक आयन बनने के कारण इस जिंक रॉड पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यह जिंक रॉड ऋणावेशित हो जाती है। ठीक इसी के दौरान आप ध्यान दें, यह जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका आयनन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो यह हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाती है। यह आपकी इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में इस अभिक्रिया के अनुसार टूट जाता है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि सबसे पहले जिंक रॉड से जिंक आयन इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में आ जाते हैं और इस H2SO4 का H+ आयन हाइड्रोजन आयन इस कॉपर छड़ की ओर चला जाता है। अब यहां कॉपर छड़ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन H+ से अभिक्रिया कर इसे हाइड्रोजन परमाणु बना देते हैं। यहां H+ आता है तो H+ क्या करता है, यह कॉपर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन H+ से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया कर इसे हाइड्रोजन परमाणु में बदल देते हैं। इस कॉपर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आपकी यह कॉपर रॉड धनावेशित हो जाती है। क्लियर हो गए हैं? पुनः एक बार समझ लें, जिंक रॉड से जिंक आयन इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में आते हैं, जिससे जिंक पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण जिंक रॉड ऋणावेशित होती है। ठीक उसी समय इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस के फलस्वरूप H+ और SO4 आयन में टूट जाते हैं। H+ कॉपर की ओर जाते हैं। कॉपर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन H+ से अभिक्रिया कर उसे हाइड्रोजन परमाणु में बदल देते हैं। कॉपर पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, फलतः कॉपर धनावेशित हो जाती है। ठीक है ना? अब देखें, जब अब हम इन दोनों छड़ों को, धनावेशित ऋणावेशित छड़ों को एक विद्युत तार द्वारा टॉर्च के बल्ब से जोड़ दें तो बल्ब जलने लगता है, बल्ब में ग्लो उत्पन्न होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि तार में विद्युत धारा बहने लगती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, जरा इसको ध्यान दें। जब हम मान लीजिए ये कॉपर रॉड है, धनावेशित है, ये जिंक रॉड है, यह ऋणावेशित है। जब हम इसे एक तार से जोड़ देंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां अधिक है वहां से जहां कम है उधर जाने लगते हैं। अर्थात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाने लगते हैं। फलतः इस बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत कॉपर से जिंक की ओर बहती है। क्लियर है? फिर समझ लें, जब हम इन दोनों रॉडों को चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाते हैं। फलतः बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत कॉपर से जिंक की ओर बहती है।
इस क्रिया में होता क्या है कि यह छड़ों पर, इलेक्ट्रोडों पर आवेशों की कमी होने लगती है। जैसे जिंक पर जो ऋणावेश थे इलेक्ट्रॉन, वह निकल कर कॉपर की ओर जाने लगे, तो यहाँ जिंक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है। साथ ही साथ वह इलेक्ट्रॉन इस कॉपर रॉड पर पहुँचते हैं, तो कॉपर रॉड पर जब इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो जो रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी उसकी पूर्ति होने लगती है, अर्थात धनावेश कम होने लगते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ते हैं तो इन पर आवेशों की कमी होने लगती है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, जिंक रॉड पर ऋणावेश की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयन जिंक की ओर जाते हैं। और अपने ऋणावेश को जिंक को दे देते हैं, जिससे वो ऋणावेश की कमी की पूर्ति हो जाती है, क्षतिपूर्ति होती है। फिर से समझ लें, जिंक पर ऋणावेश की क्षतिपूर्ति के लिए इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयन जिंक की ओर जाते हैं, जिससे अपने ऋणावेश जिंक को दे देते हैं। फलतः जिंक पर ऋणावेश की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ठीक उसी समय यह H धन आयन कॉपर रॉड की ओर जाते हैं। H धन आयन कॉपर रॉड की ओर जाते हैं। परिणामतः ये अपना धनावेश कॉपर को दे देते हैं, जिससे कॉपर पर धनावेश की क्षतिपूर्ति हो जाती है। फिर से सुन लें, यह H धन आयन कॉपर रॉड की ओर जाते हैं। कॉपर रॉड की ओर जाकर के अपना धनावेश कॉपर को दे देते हैं, जिससे कॉपर पर धनावेश की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ठीक, और यह क्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक, यह सल्फेट जिंक रॉड पर जाकर जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाते हैं। Zn प्लस SO4 इक्वल जिंक सल्फेट ZnSO4। इस पर 2 पॉजिटिव और इस पर 2 निगेटिव, ऐसा होता है। ठीक, तो सल्फेट अपना आवेश दे दिए तो SO4 बच गया, जिंक अपना आवेश दे दिया, Zn बच गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, जिंक सल्फेट बना दिया। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए अभिक्रिया सही सही कैसे होती है। यह आपका H2SO4 है, इससे जिंक अभिक्रिया करेगा तो यह जिंक सल्फेट बन जाता है और यह हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ अब एक प्रश्न है, आप यह कह सकते हैं कि आखिर यह H प्लस क्यों कॉपर पर गया, यह क्यों जिंक पर नहीं गया। या आप यह कह सकते हैं कि यह जिंक सल्फेट, जिंक ये अम्ल में क्यों आया। यह प्रश्न बन सकता है कि आखिर H प्लस कॉपर पर ही क्यों गया। ठीक, इसका जरा कारण आप देखिए। आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी एक ब्रांच है, उसमें पढ़े होंगे। उसमें एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको हम कहते हैं। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान में रखना बहुत उपयोगी होता है। उसको ध्यान में रखने से अभिक्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी इसका बड़ा आसानी से पता चल सकता है। तो जरा विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ देखें
और प्रयास करें आपको याद हो जाए और क्रम से याद हो। ऐसे बहुत सी विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत से एलिमेंट हैं, इनको आप क्रम से याद रखें तो आपको बहुत ही उपयोग मिलेगा, इसका उपयोग होगा, बहुत ही ये काम देता है। आप अपनी इस श्रेणी को देखें, ठीक, इसको जरा ध्यान से देखिए। आप तो वैसे जानते हैं अधिकारी ऑफिसर्स, यदि कोई ऑफिसर आपसे बड़ा है, अगर वह आ गया तो आप निश्चित रूप से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएंगे और उस अधिकारी को बैठा देंगे। और अगर कोई आपसे छोटा अधिकारी आया तो वह आपको विस्थापित नहीं कर पाएगा, आपको कुर्सी से हटा नहीं पाएगा। क्लियर तो है? वही स्थिति भैया यहाँ भी होती है। आप देखिए यहाँ पर H2SO4 है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब तो बड़े अधिकारी होंगे। अगर वो आ गए तब तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, अपनी कुर्सी छोड़ देगा। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन से नीचे के अधिकारी आए तब फिर वो नहीं हटेगा, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि यह जो जिंक है, यह कहीं भी आप देखेंगे ये 8 नंबर पर है, माने बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा अधिकारी है इस हाइड्रोजन की तुलना में। तो जब यह जिंक हाइड्रोजन के पास आएगा तो हाइड्रोजन तुरंत खड़ा हो जाएगा, अपनी कुर्सी छोड़ देगा। वही स्थिति यहाँ भी है। जब इस H2SO4 के बाद ये बड़ा अधिकारी जिंक आया तो ये हाइड्रोजन अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ दिया, इसकी जगह देखिए जिंक आ गया, ये जिंक सल्फेट बन गया, ये हाइड्रोजन भाग गया, हट गया।
ठीक, इसीलिए हमने आपसे कहा कि सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में आता है। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन जाता है। हाइड्रोजन देखिए किसका अधिकारी है, वो किधर जाएगा, क्यों जाएगा। हाइड्रोजन के काफी नीचे देखिए कॉपर है, तो जब हाइड्रोजन अपने नीचे वाले अधिकारी के पास जाएगा तो ये अधिकारी क्या करेगा, तुरंत हट जाएगा, हाइड्रोजन को अपना स्थान दे देगा। इसीलिए देखिए हाइड्रोजन कॉपर के पास गया है, हाइड्रोजन कॉपर के पास गया है। अब तो क्लियर है आप। तो ये स्थितियां होती हैं भैया। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हाइड्रोजन कॉपर के पास जाता है तो यह कॉपर धनावेशित होता है, तो इसका विभव 0.46 वोल्ट होता है। इस कॉपर का विभव 0.46 वोल्ट होता है। ठीक, और जब जिंक पर यह ऋणावेश आता है तो इसका विभव घट करके -0.62 वोल्ट रह जाता है, -0.62 वोल्ट इसका विभव। इस प्रकार कॉपर जिंक की अपेक्षा देखिए कितना अधिक विभव रखता है, 0.56 0.46 -0.62। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 1.08 वोल्ट होता है। देख लीजिए 2 और 6 8, 6 और 4 10, तो 1.08 ये वोल्ट होता है। इस प्रकार इस साधारण सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। चूंकि इसका विद्युत वाहक बल बहुत कम है, इसलिए व्यवहार में इसका उपयोग बहुत कम होता है। और भी कारण है कि बंधु इस साधारण सेल का उपयोग हम बहुत देर तक नहीं कर सकते, माने बहुत देर तक इससे विद्युत धारा नहीं ले सकते, ये इसका दोष है। इसके और भी दोष हैं, उसका कारण क्या है देखिए। इसके दोष का और भी कारण है, इसका उपयोग क्यों नहीं करते, इसके 2 दोष और हैं। तो साधारण सेल के हम दोष और देख लेते हैं। डीमेरिट दोष, एक दोष तो यह है कि इसके भीतर स्थानीय क्रिया होती है। नंबर 1 लोकल एक्शन होता है। ये कैसे होती है, ये क्या होती है, इसको देखिए। वास्तव में ये जो आपकी जिंक रॉड है, इसमें बहुत सी अशुद्धियां अपद्रव्य मिले होते हैं। जैसे लोहा, आयरन, Fe मिला होता है, सीसा मिला होता है। जब हम H2SO4 में इस जिंक रॉड को डालते हैं तो ये लोहे के कण, सीसा के कण, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करते हैं, धनोद की भांति व्यवहार करते हैं। और जैसा कि आप पढ़े हैं, जिंक रॉड एनोड की भांति व्यवहार करती है। इसलिए इसके भीतर स्थानीय छोटी छोटी सेलें बन जाती हैं और विद्युत धारा बहती है। आप सेल का उपयोग न भी करें, इससे बाह्य परिपथ में धारा न भी लें, फिर भी इसके भीतर इन स्थानीय सेलों के कारण धारा निरंतर बहती रहती है, अर्थात जिंक हमेशा घुलता रहता है। ठीक। अब प्रश्न ये उठा कि इसको हम समाप्त कैसे करें कि यह स्थानीय क्रिया न हो।
इसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये जो जिंक रॉड है इसके ऊपर पारे की एक लेप चढ़ा देते हैं। इससे होता क्या है, पारे की लेप चढ़ाने पर शुद्ध जिंक तो इस पारे के ऊपर रहता है और इसकी जो शेष अशुद्धियां हैं जैसे आयरन है, शीशा है, ये सब उसी पारे के भीतर दबा रह जाता है, वो बाहर नहीं आता है। इस प्रकार सेल नहीं बनाता, स्थानीय क्रिया नहीं होती। अब तो क्लियर हो गए। चलिए, दूसरा इसका दोष है ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवण क्या है, इसको आप समझें। हम बार बार कह रहे हैं कि यह हाइड्रोजन कॉपर रॉड की ओर जाते हैं, अपना आवेश कॉपर को देते हैं और स्वयं वहाँ हाइड्रोजन अणु के रूप में H2 के रूप में धीरे धीरे बुलबुले की तरह इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। चूंकि हाइड्रोजन यह अचालक पदार्थ है, इसलिए यह बाद में आने वाले हाइड्रोजन को रोकता है। जैसे बाद में आने वाले हाइड्रोजन H+ हैं, उनको कॉपर रॉड पर नहीं पहुंचने देता। H+ अपना आवेश कॉपर रॉड को नहीं दे पाता, आवेश लिए हुए ही धीरे धीरे उस पर जमा होता है। और भी क्रिया होती है। तो जब यहाँ आवेश लिए हुए H+ जमा हो जाएगा तो नए इलेक्ट्रोलाइट से जो H+ आवेश आएंगे, सजातीय आवेश होने के नाते उनको पास आने नहीं देगा, उन्हें प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात विद्युत धारा रुक जाएगी। इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, इसको हम कैसे समाप्त करें, ध्रुवण को हम कैसे रोकें? तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि यह ध्रुवण पैदा कैसे हुआ, जब H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इस कॉपर रॉड पर जाकर के बुलबुले के रूप में जमा हुई। तो अगर हम किसी प्रकार इस H2 को कॉपर रॉड पर इकट्ठा ही न होने दें तो यह ध्रुवण क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं दोषों को दूर करके भिन्न भिन्न प्रकार की प्राथमिक सेलें बनाई गई हैं, जैसे डेनियल सेल है, लेक्लांसी सेल है, ये जो अभी हमने उदाहरण लिया शुष्क सेल जिसको आप रेड एवरेडी कह रहे हैं, ये है। ठीक, इनमें ये सभी दोषों को दूर करके बनाया जाता है। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत सेल के बारे में चर्चा किए। दरअसल हमें इस सेल के बारे में बहुत थोड़ा पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद में अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। धन्यवाद।